केसरिया बालम आवो संवत नवो अठोदरो दुर्गर हुयो विवाह ढोला परणी मारवन हुयो वगैरह ब्याह। इसका मतलब है कि अजमेर जिले के जो वगैरह गांव है वहां पर ढोला और मारू की शादी हुई संवत 978 के अंदर पर। लेकिन ये सभी जो दोहे हैं इन दोहों के अनुसार तो जो ढोला और मारू का जो प्रेम है वो काफी दिनों तक वही रहा। इनको अपने प्रेम को ये लोग पा नहीं सके थे। इसके अलावा एक बात और, जो ढोला और मारू का विवाह हुआ था उस समय कितने लोगों की तैयारी हुई थी खाने में, तो उसमें एक दोहा बोला जाता है कि तोरण कर क्या 300 चौरी पदम 50 और 900 मण मिर्ची लगी अन्न का करो विचार। इसका मतलब ये है कि ढोला और मारू का जब विवाह हुआ था उस समय 900 मण मिर्ची लगी थी। अब 900 मण मिर्ची मतलब क्या हुआ कि एक मण के अंदर 40 किलो, इट मीन्स 900 मण मिर्ची लगी मतलब 36,000 किलो तो उनके खाने में, उनके उस समय जब भोजन हुआ उनकी शादी के अंदर तब 36,000 किलो तो केवल मिर्ची लगी थी। तो अन्न को तो अपन कैलकुलेट भी नहीं कर सकते अन्न कितना लगा होगा। इसके अंदर कहानी इस तरीके से शुरू होती है कि एक राजस्थान में एक गीत है जिसको अपन काफी समय से सुनते हुए आए हैं। इस गीत का नाम है केसरिया बालम आवोनी पधारो हमारे देश। ये सबसे पहले ये जो गीत गाया गया था ये महाराजा ऑफ बीकानेर गंगा सिंह जी के दरबार के अंदर अल्लाह मिताइन नाम की एक बाई थी, इन्होंने गाया था। उनकी उम्र केवल 10 वर्ष ही थी जब इस गीत को सबसे पहले गाया गया था। परंतु ये जो गीत है केसरिया बालम आवोनी पधारो हमारे देश, सबसे पहले ये जो गाना था ये मारू ने अपने ढोला के लिए लिखा था। मारू ने अपने ढोला के लिए ये गीत क्यों लिखा था, इसका पीछे की वजह, तो इस चीज को अपन आज विस्तार से इस वीडियो के अंदर जानेंगे। ढोला था वो ढोला शाल्यदेव नाम था ढोला का, और जो मारू थी उसका नाम था मरवड़ी। ये जो मारू थी इसका जो स्थान था जहाँ की ये राजकुमारी थी, ये पुगल की राजकुमारी थी। पुगल वर्तमान में बीकानेर का एक जगह है बीकानेर के अंदर। और उस समय जब ये सब वाक्यांश हुआ उस समय बीकानेर अस्तित्व में नहीं था, तो उस समय बीकानेर का जो स्थान है उसको जांगड़ा प्रदेश बोलते थे। और ये जो ढोला है ये ढोला जो राजा था मतलब राजकुमार था एक तरीके से। ये नरवर जो मालवा के अंदर वर्तमान मध्य प्रदेश के एरिया को मालवा कहा जाता था, और इस मालवा के अंदर नरवर नाम की एक जगह थी, वहां का ढोला राजकुमार था। तो ढोला और ये जो मारू की शादी है ये बहुत ही कम उम्र के अंदर, मतलब जब ढोला की उम्र तो थी केवल ओनली 2.5 वर्ष और जो मारू की उम्र थी वो थी 1.5 वर्ष। अब इतनी जल्दी शादी करने की जरूरत क्या आ गई थी? तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया कि ये जो मारू थी ये पुगल की राजकुमारी थी। पुगल जो वर्तमान में बीकानेर के अंदर आता है और ये जांगड़ा प्रदेश था उस समय। तो पहले के जमाने में क्या हुआ करता था, पानी की बहुत ज्यादा कमी होती थी, पानी प्रॉपर तरीके से मिलता नहीं था। हर 2 साल 3 साल के अंदर भयंकर तरीके से अकाल आता था। तो वहाँ के जो राजा थे पिंगल वो वहां से निकलकर जहाँ पर पानी की मात्रा सुचारू रूप से उनको मिल जाए, पीने के लिए पानी मिल जाए, तो वो लोग वहां से निकलकर उधर की तरफ पलायन कर गए थे। तो जहाँ पर ये लोग आए थे वो जगह थी वो जो नरवर था जहाँ का ढोला था उस जगह पर आ गए थे। ढोला के पिता के साथ जो नील नाम के उनके पिता थे ढोला के, उनके यहाँ पर वो लोग शरण के लिए आ गए और उनको काफी अच्छे से मान सम्मान के साथ उनको रखा भी उनके पिता ने, ढोला के पिता ने। अब जब बरसात भी हो गई, उनके ढोलियों ने कहा कि हाँ नहीं अब चलना चाहिए वापस हमें अपने प्रदेश। तो जो नरवर के राजा थे नील, उन्होंने मतलब उनसे राह नहीं किया कि वो इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं, वो नहीं जाना देना चाहते थे उनको। तो उन्होंने सोचा कि हम फिर दोबारा मिले तो इसके लिए हो सकता है कि अपन अपनी ये जो मित्रता है इसको रिश्तेदारी के अंदर चेंज कर ले। तो उस टाइम पे उन्होंने अपने बच्चों की शादी करा दी थी। तो बहुत ही अल्प आयु के अंदर इनकी शादी हो गई थी। तो मारू
को वापस ये लोग अपने साथ में लेकर आ गए थे और ढोला जो है वो अपने पिता के साथ यहाँ पर रहता था। कुछ समय बाद जैसे जैसे ढोला बड़ा होता गया, एक बार उनके माता पिता का भी देहांत हो गया। ढोला को इस बात का बिल्कुल भी आभास नहीं था कि उसकी पहले शादी हो चुकी थी, परंतु मारू के जो माता पिता थे, मारू के माता पिता ने तो उसको बार बार में याद भी दिलवाया कि नहीं उसकी शादी पहले हो चुकी है, उसके सपनों का राजकुमार ढोला है जो आएगा उसको लेने के लिए। काफी संदेश भी भेजे गए मारू के माता पिता के द्वारा इधर नरवर के अंदर। पर ढोला जैसे समय बीतता गया, उसने एक पास ही के एक राजकुमार राज्य था, वहां की राजकुमारी से उसने शादी कर ली। और जैसे ही मतलब वहां से कोई पत्र वगैरह आते पुगल से, तो जो ढोला की दूसरी पत्नी थी वो मतलब उन पत्रों को या तो फाड़ देती, जला देती, या फिर नहीं जो भी वहां की खबर लेकर आता था उस दूध को मरवा दिया जाता। काफी दिनों से वो लोग परेशान भी थे। तो जो ढोला के माता पिता है उन्होंने सोचा कि इलाज क्या है इसका, मतलब किस तरीके से हम ढोला तक अपनी बात पहुंचाएं। तो वो तो उसी तरीके से पत्र वगैरह भेजते रहे, परंतु वो ढोला तक नहीं पहुंच पाए। तो एक बार जो मारू थी, उस मारू को सपने के अंदर ढोला आए, और ढोला जब उसके सपने में आए तो फिर वो मतलब सुबह शेयर करी उसने अपने सपने की बात अपने माता पिता से, अपनी माता से शेयर करी और माता को बताया। तो फिर काफी ये बात सोच सोच कर मारू उस दिन परेशान रही, एक तरीके से बेचैन रही। तो मारू ने सोचा कि इस बार दूसरी युक्ति से हम ढोला तक अपनी बात पहुंचाएंगे। तो वहां पर ढाडी जाति के ढोली होते थे जो मतलब दोहे के माध्यम से अपनी बात राजा तक पहुंचाते थे। तो वो जो ढाडी जाति के जो ढोली था, उस ढोली को मारू ने बुलाया और उसे अपने दोहे लिख कर दिए कि ये वाले दोहे उसको ढोला के सामने बोलना है। तो जो ढोली था, उस ढोली ने भी एक तरीके से मतलब अपन ये कह सकते हैं कि उसने वचन दिया मारू को कि अगर या तो वो आएगा तो ढोला को साथ में लेकर आएगा, नहीं तो फिर वो आएगा ही नहीं बीकानेर के अंदर। तो अब वो गया वहाँ पर नरवर में गया। अब नरवर में जाता तो वहाँ पर जो नरवर के जो सैनिक वगैरह थे वो जितने भी लेटर्स वगैरह या कोई भी पत्र या कोई भी दूत वगैरह आते तो उनसे पूछते करते कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो, किस कारण से आए हो। तो ये जो ढोली था, इस ढोली को उनके षड्यंत्र का पहले से पता था। तो ये क्या है, एक भिखारी का रूप बनाकर गया था कि ताकि मतलब इनको लगे कि नहीं यार ये तो और ही कोई है, साधारण व्यक्ति है, तो उसको जाने दे। तो इसकी योजना कामयाब रही और जो ढोली है वो वहां से निकल गया और सीधा राजा के महल तक आ गया। और वहां पर बाहर खड़ा होकर बहुत तेज तेज आवाज के अंदर दोहे सुनाए। राजा को उसकी आवाज पसंद आ गई। राजा मतलब उस समय जो राजा बना था वो ढोला खुद बन गया था। तो उसने क्या है, अपने दरबार में बुलाया। अब वो दरबार के अंदर आया तो उसने दोहा सुनाना शुरू किया और उन दोहों के अंदर उसने जो मारू की सुंदरता का भी वर्णन किया और वो कितनी बेचैन है उसके प्रेम के अंदर, उन सब चीजों के बारे में उसने जिक्र किया। तो ये बात जैसे ही ढोला को मालूम हुई तो ढोला ने इस बात को अपनी जो दूसरी पत्नी थी उसके साथ शेयर भी करी। उसको बताया कि वहां पर मेरी एक और पत्नी है पुगल के अंदर, मेरे को उसको लेकर के आना है। तो अब क्या है, वो हर समय है ना, उनकी वो जो दूसरी पत्नी थी वो किसी न किसी कारण से ये बात को आगे पोस्टपोन करती रहती या टालती रहती। कहने का मतलब कि नहीं अभी आप कैसे जाओगे, अभी गर्मी है, गर्मी के अंदर इतनी दूर कैसे जाना होगा, फिर बारिश हुई तो नदी नाले बह रहे हैं, आप इसमें डूब गए तो बह गए तो फिर सर्दी के अंदर बोले सर्दी में तो वैसे ही ठंड लग जाएगी। तो एक बार क्या हुआ कि ढोला ने बहुत तेज रफ्तार से चलने वाले ऊंट पे बैठकर वो बिना उसको बताए हुए, अपनी दूसरी पत्नी को बताए हुए पुगल के लिए निकल गया। और पुगल में जाने के बाद उसका बहुत ही जोर शोर से स्वागत हुआ। वहां पर कुछ दिन अपने ससुराल रुका, अपनी पत्नी के साथ समय व्यतीत किया। फिर वहां से नरवर आने के लिए अपने ससुर जी से परमिशन ली, पिंगल जो राजा थे उनसे परमिशन ली और वहां से वो लोग निकल पड़े मारू को लेकर। आपने देखा होगा तो गांव के आज भी कई मकान ऐसे हैं जिन पर ढोला मारू का चित्र बना हुआ है। गांव की जो हवेलियां है उन हवेलियों के ऊपर ऊंट पर बैठे हुए ढोला अपनी मारू के साथ नरवर की ओर जा रहे हैं। ये उसी ढोला मारू का चित्रण है। तो जो ढोला और मारू दोनों साथ में नरवर की ओर चलने लगे। तो रास्ते में उनका सामना
एक उमरा सुमरा नाम के व्यक्ति से हुआ। उमरा सुमरा नाम का व्यक्ति ढोला को मारकर मारू को प्राप्त करना चाहता था। तो उसने इसके लिए एक षड्यंत्र रचा। उसने क्या किया कि मतलब जब वो ढोला और मारू उधर से आ रहे थे पुगल से, तो उसने रास्ते के अंदर जाजम बिछाकर उनका स्वागत किया। जाजम बिछाना मतलब सामने वाली मनोहार करना चाहता है अपने पूरे सम्मान के साथ में। तो उसने जाजम बिछाकर उनका स्वागत करना चाहा, और उसमें क्या होता था कि अफीम से मनोहार करी जाती थी। तो इसके मन में ये था, परंतु ये जो मारू के साथ में जो वो आया था ना ढोली, वो जो मतलब दोहा गाते हैं, वो काफी चतुर था। उसने उस उमरा सुमरा के षड्यंत्र को समझ लिया था। तो इसने दोहो गाते गाते दोहो के अंदर ही है ना उसको सतर्क कर दिया मारू को कि ये जो व्यक्ति है ये इसको मारना चाहता है ढोला को। तो अब ये मारू भी राजस्थान की बेटी थी, इसने भी घाट घाट का तो पानी पिया हुआ था ही। तो इसने क्या किया कि ऊंट को अपने पैर से एड़ी से मारा। तो ऊंट उससे क्या बिदक गया और वो बगने लग गया। और जैसे ऊंट बगने लगा तो इसके ऊंट के पीछे पीछे ढोला भी आ गया बगते बगते अपने मारू को बचाने के लिए। तो बगते हुए ऊंट पर बैठी हुई मारू ने ढोला से कहा कि ये जो उमरा सुमरा नाम का व्यक्ति है ये मारना चाहता है तुम्हारे को। तो ये षड्यंत्र जब उनको समझ में आया तो फिर वापस ऊंट को रोककर ढोला ऊंट पर बैठा और वो लोग नरवर की तरफ आने लगे। नरवर की तरफ जैसे ही वो लोग आए तो उनका काफी गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। वहां पर ढोला और मारू दोनों मिलकर प्रेम से रहे और काफी अच्छे से उन्होंने वहां पर शासन भी किया। तो आज भी अपन देखें तो राजस्थान के जो लोकगीत है उन लोकगीतों के अंदर ढोला और मारू को याद किया जाता है, ढोला और मारू को गाया जाता है, प्रेम की निशानी समझा जाता है। मतलब प्रेम की निशानी आज के जमाने में लोगों ने अलग अलग प्रकार से मतलब प्रेम को डिफाइन किया है, प्रेम को परिभाषित किया है, परंतु जो ढोला और मारू का प्रेम था वो राजस्थान के कल्चर में आज भी दिखता है। वो चाहे आप लोकगीत के माध्यम से देखो या राजस्थान की पुरानी हवेलियों में छपे हुए उनका चित्र। आपने अगर उनकी वो एक पुरानी फोटो थी जिसपे ढोला और मारू दोनों ऊंट पर बैठकर रेगिस्तान के अंदर से जा रहे हैं, वो उसी पेंटिंग के माध्यम से बनाया गया है।